अरे संदीप भाई, आपने मुझे कभी डीमार्ट कंपनी के शेयरों के बारे में क्यों नहीं बताया? आज मैं डीमार्ट के एक हाइपर मार्केट में गया था। अच्छा। क्या शानदार स्टोर है यार, उसमें तो भीड़ भी अच्छी खासी दिख रही थी। आज तो खबर भी पढ़ी कि इसके मालिकों ने 1238 करोड़ के फ्लैट खरीदे हैं। अच्छा। हाँ यार चंपक, वैसे मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें डीमार्ट चलाने वाली जो कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट जिसे हम जानते हैं, उसके शेयरों के बारे में बताऊं। अभी तो कंपनी के दिसंबर तिमाही के नतीजे भी आए हैं। तो फिर बताओ, आज मुझे डीमार्ट शेयर की पूरी कहानी बताओ भाई। हाँ भैया, बता रहा हूँ। देखो, इसके जो प्रमोटर है ना, राधा कृष्ण दमानी जी, उनकी कहानी भी बहुत ज़बरदस्त है। दमानी जी देश के टॉप 10 अमीरों में शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि कंपनी का कारोबार कैसा है। ડીમાર્ટનું સંચાલન કરનારી એવેન્યુ સુપરમાર્કેટ્સે તેનું પ્રથમ આઉટલેટ મુંબઈના પવઈમાં વર્ષ 2002માં ખોલ્યું હતું। ત્યારથી કંપની સતત પ્રગતિ કરી રહી છે અને આજે તેના 18 શહેરોમાં 302 સ્ટોર છે। ડીમાર્ટને તમે એક વિશાળ ગ્રોસરી સ્ટોર તરીકે માની શકો છો। ડીમાર્ટ પોતાના સ્ટોર માટેની જગ્યા ક્યારેય ભાડે નથી લેતી, તે જગ્યા ખરીદીને જ પોતાના સ્ટોર શરૂ કરે છે। ઊંચા સેલ્સ વોલ્યુમ અને ઓછા માર્જિન પર કામ કરે છે, એટલે કે ઓછો ફાયદો લઈને વધુ સામાન વેચવાની રણનીતિ। પરંતુ કુલ મળીને આ રણનીતિથી ફાયદો જ થાય છે અને તે પણ હરીફ કંપનીઓ કરતાં વધારે। જો ત્રિમાસિક પરિણામો પર નજર કરીએ તો ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં એવેન્યુ સુપરમાર્કેટ્સનો કન્સોલિડેટેડ પોસ્ટ ટેક્સ પ્રોફિટ 6.6% વધીને 590 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગયું। આ સમયગાળા દરમિયાન તેની આવક 25.5% વધીને 11,569 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી गई। चंपक, तुम्हें कंपनी के प्रमोटर के बारे में पता चल गया, राधा कृष्ण दमानी जी हैं। चलो उनसे जुड़ा हुआ एक दिलचस्प वाक्य तुम्हें सुनाता हूँ। राधा कृष्ण दमानी ने जब डीमार्ट स्टोर शुरू किए तो कई लोगों ने तंज किया कि वो तो किराने की दुकान वाले धंधे में उतर गए, लेकिन आज राधा कृष्ण दमानी ने इसे इतना सफल मॉडल बना दिया है कि अब हर कोई उनकी तारीफ करता है। अरे ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है संदीप भाई। ये बताओ कि जब रिटेल सेक्टर में कई कंपनियां टिक नहीं पाई, फ्यूचर रिटेल का हाल तुमने तो देखा ही है, तो आखिर डीमार्ट इसमें मजबूती से कैसे टिकी है, ये कैसे कमाल कर रही है? देखो, ऐसा कहा जाता है कि कंज्यूमर्स को बेहतर डिस्काउंट देने में डीमार्ट का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आमतौर पर यह देखा जाता है कि रिटेलर्स के टर्नओवर का करीब 3% हिस्सा रेंटल कॉस्ट का होता है और बहुत सक्षम रिटेलर भी 3 से 4% के मामूली मार्जिन पर काम करते हैं। ऐसे में कॉस्ट पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन डीमार्ट काफ़ी ऊंचा एबिटा मार्जिन बनाए रखने में सफल रही है। दरअसल कंपनी खुद के ज़मीन पर स्टोर चलाती है, जिससे रेंटल कॉस्ट में भारी बचत होती है। ज़मीन खरीदने के लिए जो खर्च करना पड़ता है वो भी एक समय के बाद निकल आता है। चलो मान लिया कि कंपनी फायदे में है, अच्छा विस्तार कर रही है, लेकिन उसके शेयरों का क्या हाल है, आउटलुक कैसा है? बता रहा हूँ, धीरे धीरे सब बताऊंगा। જો શેરોની વાત કરીએ તો છેલ્લા 5 વર્ષમાં ડીમાર્ટના શેરમાં 200% ઉછાળો આવ્યો છે, એટલે કે શેરની કિંમત 3 ગણી થઈ ગઈ છે। જો કે છેલ્લા 1 વર્ષમાં આપણે શેરમાં ઘણો ઉતાર ચઢાવ જોયો છે અને તે લગભગ 100% તૂટ્યું છે। તેની 52 સપ્તાહની સૌથી નીચલી સપાટી 3,186 રૂપિયા રહી છે અને હાલની કિંમત 3,495 રૂપિયાની આસપાસ છે। 52 સપ્તાહના સૌથી ઊંચા સ્તરની વાત કરીએ તો સપ્ટેમ્બરમાં 4,609 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો હતો, એટલે હાલ આ શેર આકર્ષક મૂલ્ય પર ઉપલબ્ધ છે, કારણ કે હાઈથી જોઈએ તો અંદાજે 24% नीचे છે। डीमार्ट का शेयर का आउटलुक अगर लंबी अवधि की बात करें तो रिटेल बिजनेस इंडिया में अभी बड़ी मात्रा में अभी भी मैच्योर होने का पोटेंशियल रखता है और डीमार्ट ऐसा प्लेयर है जो सबसे लो कॉस्ट प्लेयर है। इनके जो आउटलेट्स है करीबन 300 के ऊपर है। हमारा मानना है कि अगले 3 साल में यहाँ से कम 2 गुना और बढ़ने की कैपेसिटी का पोटेंशियल रखता है। तो आउटलुक पॉजिटिव है क्योंकि डिमांड रिटेल में इंडिया में लगातार बढ़ रहा है और जिस प्रकार का रिटेल कल्चर इंडिया में आ रहा है, हमको लग रहा है कि इस बिजनेस में कोई लिमिट नहीं है, इनफैक्ट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। मान लिया कि इसके शेयर अभी सही कीमत पर मिल रहे हैं और पहले भी इसने रिटर्न खूब अच्छा दिया है, लेकिन आगे कितना चल सकते हैं ये तो बताओ। मतलब कंपनी के लिए कारोबारी संभावनाएं क्या हैं और कंपनी के लिए कुछ चुनौतियां हैं कि नहीं? बिल्कुल है भाई, सब कुछ बताऊंगा, धीरे धीरे करके बताऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो, भारत की रिटेल इंडस्ट्री वित्त वर्ष 2020 में करीब 66 लाख करोड़ रुपए की थी, जिसमें से करीब 60% हिस्सा ग्रॉसरी कारोबार का है। कुल ग्रॉसरी मार्केट में ऑर्गेनाइज रिटेल का हिस्सा 4 से 5% का ही है। इस संगठित रिटेल कारोबार में डीमार्ट की हिस्सेदारी करीब
15% की है। દેશમાં પ્રતિ વ્યક્તિ રિટેલ ખર્ચના મામલે મહારાષ્ટ્ર, તમિલનાડુ, કર્ણાટક અને ગુજરાત આ 4 સૌથી આગળ રહેનારા રાજ્યો છે. એટલે કોઈ આશ્ચર્યની વાત નથી કે આ 4 રાજ્યોમાં જ ડીમાર્ટના 65% સ્ટોર છે. કારોબારમાં અમલીકરણની મજબૂત ક્ષમતા, મૂડીનો યોગ્ય જગ્યાએ ઉપયોગ, લાંબા ગાળાનો દ્રષ્ટિકોણ અને બિઝનેસના આકારને ધ્યાનમાં લેતા ડીમાર્ટ પાસે વિપુલ તકો ઉપલબ્ધ છે. છેલ્લા 4 વર્ષમાં જ ડીમાર્ટે અંદાજે 130 નવા સ્ટોર ખોલ્યા છે. મજબૂત બેલેન્સ શીટ, દેવામુક્ત રહેવા અને મજબૂત કામકાજી ક્ષમતાને કારણે ડીમાર્ટ માટે ધંધામાં સુધારાની ઘણી ક્ષમતા છે. સ્ટોરની સંખ્યામાં વધારો અને સેલ્સના ઊંચા આંકડાને કારણે તેની રેવન્યુમાં સારો વધારો થઈ શકે છે. આ સાથે જ મોંઘવારીમાં આગળ ઘટાડો થવાની શક્યતાને કારણે લોકોનો ડિસ્ક્રેશનરી આઇટમમાં ખર્ચ વધવાથી માર્જિનમાં સુધારો થશે. अब जरा ये भी जान लो कि इस कंपनी के लिए चुनौतियां क्या हैं। तो इसकी बिक्री का बड़ा हिस्सा मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे शहरों में केंद्रित है। कोरोना के बाद कारोबारी हालात बिल्कुल सामान्य हो चुके हैं, लेकिन डीमार्ट का जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल कारोबार दूसरे सेगमेंट के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन कर रहा है। इसका कुल बिक्री में योगदान अब भी वित्त वर्ष 2019 के 28.3% के मुकाबले कम है। वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में ये करीब 25% ही था। देखिए, अभी जो करंट तीसरी तिमाही के नंबर्स आ गए, इसमें सबसे बड़ा चुनौती इन्फ्लेशन है। पहले कोविड था और डीमार्ट का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो उनका जनरल मर्केंटाइज और जनरल कैटेगरी का प्रोडक्ट सेगमेंट है, जहां पे वो सबसे ज्यादा मुनाफे के मार्जिन्स कमाते हैं। अभी जनरल मर्केंटाइज की बात करें तो रिटेल आता है, उसके बाद होम अप्लायंसेज आते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले 3-4 महीनों में थोड़ी सी सॉफ्टनेस मार्केट में देखने को मिली है। तो जब तक इन्फ्लेशन एलिवेटेड रहेगा, हमको लग रहा है कि जो स्पेंडिंग कल्चर है, स्पेशली जो मिडिल और लोअर इनकम लोगों का, वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इसको रिकवर होने के लिए। तो यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है। होपफुली हमको लग रहा है कि आने वाले 3 से 6 महीने में अगर इन्फ्लेशन नीचे आता है तो डेफिनेटली डीमार्ट जैसे कंपनीज को काफी फायदा होना चाहिए। એવું માનવામાં આવે છે કે ઊંચી મોંઘવારીના કારણે જનરલ મર્ચેન્ડાઇઝ એન્ડ એપરલ કેટેગરીમાં સંપૂર્ણ રીતે રિકવરી નથી આવી રહી. આ કેટેગરીમાં બેડ તેમજ બાથ સાથે જોડાયેલા સામાન, જૂતા ચપ્પલ, એપરલ, ક્રોકરી, હોમ એપ્લાયન્સીસ અને પ્લાસ્ટિક ગુડ્સ આવે છે. આ ઘણા ઊંચા માર્જિનવાળો બિઝનેસ હોય છે અને તેમાં એબિટડા માર્જિન 20% વધુ હોઈ શકે છે. જો કે હવે ઇકોનોમી જેમ જેમ સુધરી રહી છે તેમ તેમ ફૂટફોલમાં સુધારો થઈ રહ્યો છે. એટલે કે રિટેલ સ્ટોરમાં જનારાની સંખ્યા વધી રહી છે. એટલે એવી આશા છે કે ડીમાર્ટને તેનો લાભ મળશે. કંપની પોતાના સ્ટોરની સાથે એક ફાર્મસી શોપ પણ જોડવાનો વિચાર કરી રહી છે. પ્રોફિટ માર્ટ સિક્યોરિટીઝનું માનવું છે કે કંપનીના જનરલ મર્ચેન્ડાઇઝ અને એપરલ સેગમેન્ટના કારોબારમાં સુધારો જલ્દી થશે, કારણ કે એફએમસીજી કાચા માલની કિંમતોમાં ઘટાડાનો લાભ ગ્રાહકોને આપી શકે છે. तो क्या समझे चंपक, कंपनी ज़बरदस्त है ना? यही कारण है कि जानकार इसके शेयरों में हमेशा खरीदारी करने की सलाह देते रहते हैं। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी सारी बातें, लेकिन इसके वैल्यूएशन और टारगेट के बारे में भी तो कुछ बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। ડીમાર્ટની પ્રાઇસ અંદાજે 3495 રૂપિયા છે, એટલે કે તે 1 વર્ષ પછીના અનુમાનિત ઈપીએસ પર 74 ગણાના પીએ મલ્ટીપલ પર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. मुझे लग रहा है कि डीमार्ट का जो शेयर है इसमें नियर टर्म का टारगेट देना जरा मुश्किल बात है, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि अगले 2 या 3 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि 2 गुना या 2.5 गुना मार्केट कैप बढ़ने की पोटेंशियल है। सबसे बड़ी बात डीमार्ट का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही लो कॉस्ट होने के कारण दूसरी कंपनियां के मुकाबले में बहुत एफिशिएंट है। उसका इन्वेंट्री रोल आउट, उनका जो कॉस्ट मैनेजमेंट है, प्लस उनका जो बिजनेस मॉडल है वो बेसिकली वॉल्यूम्स के ऊपर खेलते हैं और मार्जिन्स पे नहीं खेलते। तो बड़ा वॉल्यूम और लो मार्जिन, ये इनका एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स को मैच करने में काफी दिक्कत हुई है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल का अगर नजरिया कोई रखता है और पेशेंस के साथ यहाँ पे होल्ड करता है तो कम से कम 2 गुना तो आपका कैपिटल मल्टीप्लाई होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। રિઝર્વ બેંક મોંઘવારી પર કાબુ મેળવવાનો સતત પ્રયત્ન કરી રહી છે. હાલમાં જ આરબીઆઈએ ફરી એકવાર રેપો રેટમાં 0.25%નો વધારો કરી દીધો, જેનાથી મોંઘવારીના ઘટાડાનો અંદાજો, જેનો ફાયદો સામાન્ય લોકોને થશે અને ઓવરઓલ માંગમાં વધારો થશે. તો કુલ મળીને કહીએ તો ડીમાર્ટ જેવા રિટેલ સ્ટોરની ચાંદી હંમેશા રહેવાની છે. આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો જોવા માટે આપ મની9 ગુજરાતીની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. સાથે જ રેડ આઇકન બટન દબાવજો. એટલું જ નહીં, મની9 ગુજરાતીના ફેસબુક પેજને પણ આપ લાઇક કરી શકો છો
અને ટ્વિટર અને ઇન્સ્ટાગ્રામ આ બંનેને ફોલો કરવાનું ના ભૂલતા, કારણ કે સમજ છે તો સહજ છે.